हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको पता भी चल गया होगा कि HPSC PGT सब्जेक्टिव हिंदी की क्लास है ये, ठीक है। और ये सिल्वर वेडिंग पार्ट हम पढ़ेंगे। ये मनोहर श्याम जोशी का है और ये वितान भाग 2 में है आपको पता होगा। इससे पहले मैंने एक भाग डाल दिया है, जिसने नहीं देखा वो देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसे कब संपूर्ण करेंगे। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूरे आने की संभावना है। देखिए ध्यान से सुने। इस पाठ में ये बताया गया कि जो बुजुर्ग है और जो युवा पीढ़ी है उसके विचारों में द्वंद्व है, यानी कि बीच में जो असमानता है कुछ कि वो तो क्या है, बुजुर्ग नई विचारधारा को नहीं अपना पाते हैं, जो युवा है वो पुरानियों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये द्वंद्व चला हुआ है इस परिवार में। देखें तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको जानकारी होती जाएगी। हम शुरुआत करेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, ये मैंने करवा दिया था लेकिन एक बार मैं फिर से करवा देती हूँ। सिल्वर वेडिंग कहानी के कथ्य पर प्रकाश डालिए। सिल्वर वेडिंग कहानी के, ये क्या है, कहानी है, ये भी आप याद रखेंगे। कहानी है, उपन्यास संस्मरण, ये कहानी है किसका है, मनोहर श्याम जोशी का है। और देखिए सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी की एक उल्लेखनीय लंबी कहानी है। इसका अपना वार्षिक अंदाज है। यहाँ पर कहना चाहता है कि आधुनिकता की ओर अग्रसर होता समाज नवीन उपलब्धियों को समेट लेना चाहता है, परंतु हमारे मान्य मूल्य नष्ट होते जा रहे हैं। मतलब कि हमारे जो नवीन मूल्य, जो नई जो विचारधाराएं हैं, जो विदेशों से युवा पीढ़ी जो अनुसरण कर रही है, परंतु जो हमारे मानवीय जो हमारे मूल्य होते हैं, जैसे बुजुर्गों के प्रति, बड़ों के प्रति, वो खत्म होते जा रहे हैं। यशोधर बाबू के जीवन में जो हुआ होगा तथा समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यों का अधिक महत्व है। मतलब कि वो एक बोलते तकिया कलाम, जिस आप में से भी कुछ आदत होगी, कुछ मेरी भी होंगी, सबकी होती है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम पता नहीं कितनी बार बोलते हैं, जो हमारी जुबान पर रखे के रखे होते हैं और उनका हम प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यशोधर बाबू के ये 2 शब्द है, जो हुआ होगा, समहाउ इम्प्रॉपर, ठीक है। पहले तो ये यथास्थितिवाद की सोच है, दूसरे में अनिर्णय की स्थिति है। यानी पहले तो उनकी यथास्थिति उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है। ऐसा है जैसे कि उनको आगे के पाठ पढ़ेंगे तो बताऊंगे, बहुत लंबी ऐसी पाठ हो जाएगा, मतलब बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और दूसरी जो उसकी अनिर्णय की स्थिति, मतलब उस निर्णय नहीं ले पाता है। यहाँ लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि आधुनिकता के बाद बदलाव आ रहा है। बड़े बुजुर्ग लोग स्वीकार करने में द्वंद्वग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। भाई आधुनिकता आ रही है, नई नई खोजें हो रही है, नए नए फैशन चल रहे हैं, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए उनके अंदर एक द्वंद्व है, वो इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लगभग यही स्थिति यशोधर बाबू की, जो अपने बच्चों की तरक्की से खुश तो होते हैं, इसे समहाउ इम्प्रॉपर भी कहते हैं, लेकिन यशोधर बाबू से बुजुर्ग लोगों के द्वंद्व की रेखांकित करना चाहता है। बल्कि लेखक बता रहा है कि देखो, बच्चे तरक्की करते हैं तो यशोधर बाबू खुश होते हैं, जैसे सामान्य पिता होता है, सभी के पिता होते हैं। लेकिन जो उनका रहन सहन है, जो उनका फैशन है, पहनने का वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यशोधर बाबू सहज सरल और सादगीपूर्ण जीवन के पक्षधर सिद्ध कीजिए। एक ध्यान दे दोस्तों, अगर आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिद्ध कीजिए, अपने शब्दों में लिखिए, तो विशेषकर आप इन प्रश्नों पर ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ से पूरे प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है। तो देखेंगे आप। किशनदास के आदर्शों से प्रभावित होने के बाद यशोधर बाबू सरल, सहज, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। उनके मन में आधुनिक साधनों और उपकरणों के प्रति विशेष रुचि नहीं है। मतलब कि किशनदास है, इसमें जो एक व्यक्ति का नाम आया किशनदास, जिन्होंने यशोधर बाबू को नौकरी भी दिलवाई थी। और क्या है, जब वो आए थे गाँव से तब उनकी उम्र भी इतनी नहीं थी, तो उन्होंने उम्र कम होने के कारण उन्हें नौकरी भी दिलवाई थी। थोड़ी बहुत सी उससे सिफारिश चल जाती थी। और क्या उनका रहन सहन का मतलब रहने का इंतज़ाम किया, खाने का इंतज़ाम किया, बहुत सी बातें उन्होंने सिखाई थी, तो उससे वो प्रभावित थे। आर्थिक भी उनकी मदद की थी। ऑफिस जाते समय साइकिल का प्रयोग करते थे।
फटा हुआ फ्लोर पहनकर दूध लेने जाते। मतलब कि वो यशोधर बाबू थे, वो किशनदा के विचारों से इतने प्रभावित थे कि उन्हीं की तरह साइकिल का प्रयोग करते थे। फटे हुए मतलब कपड़े भी ऐसे अच्छे खासे नहीं पहनते थे, सीधे सीधे साधारण पुराने कपड़े पहनकर वो दूध लाने चले जाते थे। ऐसा करने से उन्हें कोई दुविधा नहीं होगी, वे दहेज में मिली घड़ी को काम चला लेते हुए अपने सरकारी क्वार्टर को छोड़कर किसी आलीशान मकान में जीना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि डीडीए के फ्लैट के लिए पैसे नहीं भरे और अपनी वर्तमान परिस्थिति से पूर्णतः संतुष्ट है। वह अपने बेटों के कामकाज में अधिक हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो देखो यशोधर बाबू के जीवन के बारे में बताया गया है कि वो साइकिल पर जाते हैं, फटा हुआ कपड़े पहन लेते, दूध लाने चले जाते, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। और दहेज में मिली जो उन्हें घड़ी मिली थी उसी से वो आज तक काम चला रहे हैं। सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं, कोई आलीशान मकान नहीं बनाना चाहते हैं और उसी में बड़े वो संतुष्ट हैं। डीडीए के फ्लैट के लिए उन्होंने पैसे इसलिए नहीं भरे कि भाई इसी में ठीक है, सरकारी क्वार्टर मिल रहा है इसी में। लेकिन क्या है, वो क्या करते हैं अपने बेटों यानी बेटे जो उनके जो उसके औलाद है, जो बच्चे हैं, उनके में वो काम में हस्तक्षेप नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो आधुनिक जीवन जी रहे बच्चे तो, लेकिन वो क्या पुरानी परिपाटी निभा रहे हैं। ठीक है, समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे है नहीं इसमें, आप दोस्तों आपको अच्छी प्रकार से याद होगा, लेकिन मेरा बताने का ये तरीका कि इस प्रकार के आपके प्रश्न बनेंगे, आप अच्छी तरह से तैयार रहें। यशोधर बाबू सामाजिक और पारिवारिक जीवन शैली जीना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है भाई, वो क्या है यशोधर बाबू का जो जीवन शैली है वो पारिवारिक जो है, समाज में परिवार में कैसी जीवन शैली है, किस प्रकार से वो जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे हमारा क्या तरीका होता है, जैसे हम अपने दोस्तों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, अपने परिवार में किस तरह से, ऑफिस में किस तरह से करते हैं, तो ये चीज़ देखी जाती है। तो यहाँ से हमारा व्यक्तित्व उभर के आता है कि हम कहाँ पर कैसा व्यवहार करते हैं। तो विवाह के बाद यशोधर बाबू संयुक्त परिवार में रहते थे। मतलब कि वो क्या संयुक्त परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा ताऊ सब रहते हो, पूरा परिवार इकट्ठा रहता हो। दूसरा, किशनदा उनकी जीवन शैली को अत्यधिक प्रभावित किया, इसलिए वह न केवल अपने परिवार के लोगों से बल्कि अन्य रिश्तेदारों से भी मिलना जुलना चाहते हैं। भाई वो परिवार को, रिश्तेदारों को बहुत चाहते हो। किशनदा से भी मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते, अपने परिवार से मिलना जुलना उन्हें बहुत पसंद है। वे हर माह अपनी बहन के पास कुछ पैसे भेजते हैं। वे अपने बीमार जीजा का पता करने के लिए अहमदाबाद जाना चाहते हैं। उनकी यह भी इच्छा है कि उनके बच्चे वे रिश्तेदार के काम आए। रिश्तेदारों से जुड़ने में विशेष प्रसन्नता होती है, परंतु उनकी पत्नी बच्चे से मूर्खतापूर्ण कार्य कहते हैं और ये भी चाहते हैं कि पत्नी बच्चे हर उनकी सलाह ले और अपनी कमाई पिता के हाथ में रखे। स्पष्ट है कि यशोधर बाबू अपनी परिवार के प्रति गहरी आसक्ति रखते हैं। कहने का अभिप्राय ये है, आप ध्यान से सुनो, यशोधर बाबू क्या है, संयुक्त परिवार में रहे हैं और वो क्या है अपने परिवार में और रिश्तेदारों में मिलना जुलना बहुत पसंद करते हैं। उनकी बहन है तो हर महीने अपनी बहन के लिए पैसे भेजते हैं। उनके जीजा बीमार है तो उसका क्या है हालचाल पूछने के लिए अहमदाबाद जाना चाहते हैं। तो इनकी इसी कार्य से उनकी पत्नी भी नाराज़ रहती है और बच्चे भी नाराज़ रहते हैं। अब बच्चे और पत्नी कहते हैं कि ये मूर्खतापूर्ण कार्य है, भी वो अपने हाल पे रहे, आपके पैसे खर्च कर रहे हो, भी आधुनिकता है, सब अपना करो, अपना देखो, आधुनिकता का तरीका है। और लेकिन यशोधर बाबू चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे सलाह लें किसी भी कार्य करने से पहले, और उनकी जो सैलरी है, जो उनका वेतन है, उसके हाथ पे रखें, लेकिन वो उसके अपने पिता को, यशोधर बाबू को नहीं देते हैं, इसलिए वो उनसे नाराज़ रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यशोधर बाबू का व्यवहार आपको कैसा लगा, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आ सकता है भाई, क्योंकि आपकी अपनी राय जानी गई है। ये मान लीजिए आपके घर में कोई आपके पापा हैं या आपके दादा हैं, जो पापा तो चलो मान लीजिए कि भाई एक दो ही पुराने वाले होंगे, लेकिन उनके तो ज़्यादा, लेकिन आपके दादा से लगे वो बहुत पुरानी पीढ़ी के हैं, तो आपका व्यवहार उनके मतलब आप कुछ वो आपसे पुरानी परिपाटी निभाने के लिए बोले, तो आपका व्यवहार उनके प्रति कैसा होगा। तो आप अपनी विचारधारा से आप उनकी बातों से सहमत होंगे या असहमत होंगे या फिर क्यों होंगे, आपको अपनी विचारधारा लिखनी है। ठीक है, अब देखिए इस पुस्तक के अनुसार हम देखते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से सोच लेना, आपको यशोधर बाबू की विचारधारा अच्छी लगी या सकारात्मक लगी, नकारात्मक लगी, कैसी लगी। ठीक है, यशोधर बाबू भी एक दो लाइन आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि आप रटी रटाई बातें लिखें, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ स्पेशल आपको छूट दे रखी है, वे अपने विचार लिखने। ठीक है, यशोधर बाबू भले ही नए जमाने के व्यक्ति नहीं हैं,
लेकिन वो ज़माने की चाल अवश्य पहचानते हैं। वे सरल एवं सादगी जीवन जीना चाहते हैं। साथ ही अधेड़ा आयु होने के कारण में शिथिलता आ चुकी है, परंतु फिर भी वे मजबूर होकर नए परिवर्तन को अपना लेते हैं। ऐसा करने से उन्हें पुराने संस्कार टूट जाते हैं। कहने का अभिप्राय है कि वो नए ज़माने के व्यक्ति नहीं है भाई, अधेड़ उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन वो समझते हैं भाई नए ज़माने की चाल को, तो वो जरूर समझते हैं। लेकिन क्या है, उनका जो अपना व्यक्तिगत जीवन है वो सादा जीवन जीना चाहते हैं। परंतु फिर भी उन्हें मजबूरी में, मतलब वो चाहते हैं कि जो पुरानी परिपाटी अच्छी है, पुरानी विचारधारा अच्छी, वो मजबूर होकर अब थोड़े बहुत परिवर्तन करना चाहते हैं। ऐसा करने से उनके पुराने संस्कार टूट जाते हैं। मतलब कई बार क्या होता है, उन्हें मजबूर होकर अपना लेते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो आवाज़ है वो नहीं चाहते कि जो पुराने यानी नए संस्कार अपनाए। ठीक है, नई नई चीज़ को अपनाने में हमेशा संकोच करते हुए, उनके अंदर एक संकोच होता है। अगर वो अपना भी लेते हैं तो उनका अपने आप में हीन भावना ले आते हैं, परंतु इसका विरोध भी नहीं करते भी, कहीं वो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, चुप चुप से रहते हैं। कारण यह है कि उनकी आयु अब ढल चुकी है। हमारे विचार में यशोधर बाबू जैसे व्यक्ति थोड़े बहुत परिवर्तन की आशा की जा सकती है। मतलब हमारे जो विचार है उसमें ये है कि हाँ भाई, उनकी आयु मतलब बढ़ रही है, तो उनमें ये विचारधारा है भी, वो पुराने संस्कार से चिपकी हुई हैं। लेकिन हम क्या है, एक्सेप्ट करते हैं, मतलब हम स्वीकार करते हैं। एक्सेप्ट तो आप नहीं लिख सकते, इंग्लिश का वर्ड है, तो आप स्वीकार करते हैं कि वो थोड़ा बहुत उन्हें बदलना चाहिए नए ज़माने के हिसाब से। हम ये आशा रखते हैं, और भले ही वो सीधे साधे हों, लेकिन थोड़ा बहुत उन्हें परिवर्तन अपने आप में लाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यशोधर बाबू अपने ही घर में बेचारे तथा ऐसा बन जाते हैं। सिद्ध कीजिए भाई, अपने खुद के घर में वो बेचारे और ऐसा बन जाते हैं, तो सिद्ध करना है। ठीक है, क्यों बन जाते हैं तो इसमें आपको बताना है। इसमें दो मत नहीं है कि यशोधर बाबू अपने ही घर में बेचारे, मजबूर और ऐसा से लगते हैं। ठीक है, उन बच्चे क्या है, उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते। वे न तो अपने पिता का सम्मान करते हैं, न ही उन्हें कोई सलाह लेते हैं, न ही अधिक बातें करते हैं। घर के सभी लोग उसी को उपेक्षा तथा तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। तो अब क्या है कि वो अपने घर में अनजाने से, अजनबी से बेचारे मजबूर ऐसा ही रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके बच्चे खुद के उनके न तो इज्जत करते हैं, न सम्मान करते हैं, न उनका कहना मानते हैं, किसी भी कार्य में उनकी सलाह नहीं लेते हैं। तो इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता। कहीं ना कहीं जब वो थोड़ी बहुत वो उनकी बात नहीं मानते तो उपेक्षा और तिरस्कार भी कर देते हैं। मजबूर होकर वे साइकिल चलाना छोड़ देते हैं, फ्रिज और गैस को अपना लेते हैं, उपहार में मिले गाउन को पहन लेते हैं। अब उन्हें बच्चों का विरोध करने की शक्ति नहीं है। उनकी अपनी बेटी उनका अपमान करती है, और उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर बच्चों के साथ मिल जाती है। ऐसा लगता है कि वे अपने बच्चों से हार चुके हैं। यही कारण है कि उनके मन में जो हुआ होगा वाक्यांश बार बार उभर कर आता है। अब ये है कि उनके भाई वो क्या है, मतलब पहले साइकिल पे जाते हैं तो बच्चों ने मना किया कि आप साइकिल पर नहीं जाओ, कोई स्कूटर ले लो, स्कूटर पर जाओ, पापा ऐसे भी जाते हो तो बेइज्जती हो जाती है, आप में भी बोलते होंगे। लेकिन क्या है, फिर वो पैदल ही चले जाते हैं, वो साइकिल पे भी नहीं जाते, क्योंकि वो स्कूटर वो लेना नहीं चाहते, उन्हें अच्छी नहीं लगता स्कूटर चलाना। अब फ्रिज और गैस चलाना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मजबूर होकर वो गैस और फ्रिज को भी के कार्य को मतलब जो भी फ्रिज के सामान को भी प्रयोग करने लगे, गैस भी को प्रयोग करने लगे हैं। अब उपहार में उनको गाउन मिलता है, उसको भी पहन लेते हैं, क्योंकि उनकी एक तो उम्र ज़्यादा होगी तो विरोध करने की उनमें शक्ति नहीं रही है। फिर उनकी बेटी भी उनका अपमान कर देती है। जब वो कहते हैं कि आप इतने छोटे कपड़े मत पहनो, तो वो भी अपने पिता का अपमान करती थी। और जब पत्नी को कहते हैं तो पत्नी उनकी तरफ छोड़कर अपने बच्चों की तरफ आ जाती है। मतलब तर्क वितर्क में ऐसा लगता है कि वो अपने आप मतलब अपनी ज़िंदगी से हार चुकी है, अपने बच्चों के आगे हार चुके हैं वो। यही कारण उनके मन में जो हुआ होगा। मतलब जब किशनदा की मृत्यु के बारे में पता नहीं चला कि उसे कैसे मृत्यु हुई, तो उन्होंने कहा, और मैंने पूछा था किसी जानकार से कि किशनदा की मृत्यु कैसे हुई, तो उन्होंने कहा था कि जो हुआ होगा, तो वही वाक्य उनके दिमाग में बैठ जाता है। तो वो सोचते हैं कि जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो तो बगैर बच्चों के थे, तो उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। तो बात बात पर ये वाक्य प्रयोग करते हैं, एक तकिया कलाम कह लीजिए, उनकी ज़बान पर ये जो हुआ होगा। ठीक है, तो एक रहस्यमय वाक्य है ये। आगे देखें, एक सेक्शन ऑफिसर के रूप में यशोधर बाबू का दफ्तर में कैसा व्यवहार था। अब ये तो उनका व्यवहार था घर में, अब बात करेंगे दफ्तर में उनका कैसा व्यवहार था। अपने कर्मचारियों के साथ उन्हें काम के प्रति कैसा लगाव था, कब जाते थे कब आते थे, तो ये संपूर्ण हम जानकारी लेंगे यहाँ। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्रम अनुसार।
यशोधर बाबू एक सरकारी कार्यालय में सेक्शन ऑफिसर है। वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। वे समय पर कार्यालय पहुंचते हैं। 5:30 बजे तक वह कार्य करते हैं। मजबूर होकर अन्य कर्मचारियों को भी 5:30 बजे तक करना पड़ता है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या है, वो सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्य थे वर्तमान में। ठीक है, अधीनस्थ यानी उसके जो नीचे कार्य करने वाले, उनके छोटे जो पद पे हैं, उनके नीचे जो कार्य करते हैं, उनके छोटे पद पर है, उन पर वो पूरा नियंत्रण रखते हैं। भाई जो भी काम दिया जाता है तो वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, वो समय पर कार्यालय जाते हैं। 5:30 बजे तक, यानी ऑफिस का समय मान लीजिए 5 बजे होता है तो 5:30 बजे तक काम करते हैं। अब मजबूर होकर जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी, उनको भी 5:30 बजे तक काम करना पड़ता है। ठीक है, अधीनस्थ कर्मचारियों से प्राय सख्ती से निपटते हैं, मतलब सख्ती से अपना काम से किसी प्रकार करो, काम समय पर होना चाहिए। ठीक है, ऐसी उनकी रणनीति रहती है ऑफिस में। परंतु ऑफिस से प्रस्थान करते समय एक आध चुटकुली बात कहकर माहौल के जो तनाव हो जाता है काम के प्रति, वो तनाव कम कर देते हैं। वे अपने अधीनस्थ कर्मचारी थोड़ा बहुत दूरी बनाए रखते हैं, उनके साथ अधिक मिलना जुलना पसंद नहीं करते। यही कारण है कि वे अपनी सिल्वर वेडिंग पार्टी के लिए 30 रुपये तो दे देते हैं, लेकिन उसमें से शामिल नहीं होते। जब चड्ढा उनके साथ बदतमीजी का व्यवहार करता है तो उसकी बात को मजाक में उड़ा देते। इससे ये पता चलता है कि वे एक व्यवहार कुशल व्यक्ति है। अब क्या है कि देखो, उसका सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत है वो। ठीक है, व्यवहार में जो अधीनस्थ कर्मचारी, उन पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। समय पर कार्यालय जाते हैं। 5:30 बजे तक काम करते हैं। उनके साथ उन्हें अधीनस्थ कर्मचारियों को भी रुकना पड़ता है और मजबूरी में उनको भी कार्य 5:30 बजे तक करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब छुट्टी होती है तो वो एक आध चुटकुली बातें, जो तनाव का जो माहौल होता है, काम के प्रति जो सीरियस माहौल होता है, उसको वो कम कर देते हैं और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से थोड़ी बहुत दूरी बनाए रखते हैं, कि जैसे एक ऑफिसर का होना चाहिए कि ज़्यादा घुलना मिलना नहीं हो, तो वो व्यवहार कुशल है व्यक्ति हैं। जब सिल्वर वेडिंग यानी कि जब उनकी शादी की जो पार्टी थी, उसमें वो 30 रुपये तो दे देते हैं, लेकिन जब चड्ढा उनसे बदतमीजी का व्यवहार करता है, यानी उनका जो अधीनस्थ कर्मचारी है, जो युवा है, उनसे बदतमीजी का व्यवहार करता है, तो वो पार्टी में उसको बाद में मजाक में उड़ा देते हैं। लेकिन क्या है, वो पार्टी में शामिल नहीं, पैसे तो दे देते हैं पार्टी के, लेकिन वो पार्टी में शामिल नहीं होते हैं। इससे ये पता चलता है कि वो व्यवहार कुशल व्यक्ति है। ठीक है, तो ये उनके ऑफिस का व्यवहार था। अब आगे बढ़ते हैं। यशोधर बाबू अपनी भाषा में कार्यालय मुहावरों का प्रयोग करते स्पष्ट कीजिए। अब क्या मुहावरों का प्रयोग करते स्पष्ट करना है, देखेंगे अब ध्यान से। यशोधर बाबू की भाषा दफ्तर की भाषा अत्यधिक प्रभाव है। वे प्राय बोलते हैं तो सरकारी दफ्तरों में बोली जाने वाली अंग्रेजी भाषा के वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार एक उदाहरण देखिए। देखो भाई, मान ली वो पुरानी परिपाटी को निभाते हैं, जैसे पहनना है, खाना है, या फिर कहीं जाना है, तो इनको, लेकिन क्या है, उनकी जो नॉलेज अगर मैं इस पाठ में नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने अपने व्यक्तिगत राय से ये सोचा और समझा है कि वो पुराने ज़माने के होके भी हिंदी भाषा पर भी उनका पूरा अधिकार है और इंग्लिश पर भी पूरा। कहीं वो हिंदी बोलते हैं, कहीं इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि वो कहीं पर अंग्रेजी का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं या अपनी क्षेत्रीय भाषा को बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। भले ही वो पुराने विचारधारा के, लेकिन वो क्या है, ज्ञान को अच्छा मानते हैं, भाई अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। जब उनके बच्चे तरक्की करते हैं तो भी वो उनको अच्छा लगता है कि पढ़ाई ज़रूरी है, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन देखिए, यहाँ देखेंगे आप, इंग्लिश के कुछ शब्द जो वो बार बार बोलते हैं। आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है, इस पर क्या है, इंसिस्ट करना, दैट इन समहाउ इम्प्रॉपर प्राइड करता हूँ। तो ये देखिए, ये उदाहरण है कि वो बार बार में इंग्लिश से बोलते हैं और इंग्लिश सीखते भी हैं, और क्या है, उसके अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में भी लाते हैं। मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एनीवे, मैं कुछ ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर कुछ लोगों को तो मेरे जीने के ढंग से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मैं अपने तरीके से जी रहा हूँ तो आपको क्या एतराज़ है। ठीक है, आप अपना, मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता, बात बात में बोलते मुझे ये अच्छा नहीं लगता, आपको उचित लगे आप करो। ठीक है, लेकिन उनका मतलब ये कि आप जो करना है करो, ले मुझे इनमें शामिल मत करो। जो भी आधुनिकता की परिपाटी हैं, आधुनिक पार्टी वगैरह होती हैं, उनमें शामिल होना वो नहीं चाहते हैं। तो ये देखिए, कार्यालय के जो उनके मुहावरे हैं, किस प्रकार से वो प्रयोग में लाते हैं।
सिल्वर वेडिंग कहानी में चड्ढा का यशोधर बाबू के प्रति कैसा व्यवहार है और क्यों। तो देखो भाई, कैसा व्यवहार है क्यों, आप भी अपनी दृष्टि से बताएं, अपनी सोच से बताएं, अपनी तर्क शक्ति से बताएं कि आपको उनका व्यवहार कैसा लगा। मुझे तो बिल्कुल, मैंने ये पाठ पढ़ा तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैं अपनी व्यक्तिगत राय से बता रही हूँ, लेकिन आप भी, मैं ये कहती हूँ कि जब आप प्रश्न लिखें, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मैम कितना लिखेंगे, कितने पेज लिखेंगे, देखो मैं ये कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखना है। ये मैं पहले वैसे भी डिस्कस कर चुकी हूँ, वो वीडियो देख लेना आप, किस प्रकार को आपको पेपर हल करना है। फिर भी मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल रटा रटा नहीं, 1-2 लाइन अपनी सोचन शक्ति से लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर नंबर आएंगे। तो यहाँ देखो, मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा चड्ढा का व्यवहार यशोधर बाबू के प्रति, आपको कैसा लगा देखिए पढ़ेंगे। चड्ढा यशोधर बाबू का अधीनस्थ कर्मचारी, मतलब उसके नीचे वाले पद पर है। वह असिस्टेंट ग्रेड की परीक्षा पास करके नया नया कर्मचारी नियुक्त हुआ है। उसे अपनी योग्यता पर घमंड है, वह हर बात पर यशोधर बाबू को नीचा दिखाना चाहता है। यशोधर बाबू की पुरानी घड़ी चुन्नेदानी तथा बाबा आदम के ज़माने की घड़ी बताता है। यशोधर बाबू को डिजिटल घड़ी खरीदने के लिए कहता है। यशोधर बाबू हाथ उसे मिलाने के लिए आगे बढ़ाते तो उनका अपमान कर देता है। यही नहीं, यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग पार्टी के लिए उसे 30 रुपये ले लेता है। इससे पता चलता है कि उसमें न तो गरिमा है और न ही अपने बड़ों की इज्जत की सभ्यता, इसमें दृष्टता देखी जा सकती है। देखो भाई, अपने से मतलब उम्र में भी बड़े हैं, वो ऊंचे पद पर भी हैं, अनुभव में भी हर तरह से बड़े हैं, लेकिन फिर भी क्या है, जो असिस्टेंट ग्रेड की परीक्षा पास करके आया है चड्ढा, तो उसे अपनी योग्यता पर घमंड है, मैंने ये परीक्षा पास की है और मेरा टैलेंट है। लेकिन वो बात बात पर उनका अपमान करते हैं यशोधर बाबू का, उनके कपड़ों से लेकर उनकी घड़ी को लेकर कि ये पुराने ज़माने की चुन्नेदानी है, इसे बदल लीजिए, डिजिटल घड़ी ले लीजिए, इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं। और जो पार्टी के लिए भी मजाक करते हैं और पैसे 30 रुपये ले लेते हैं, और साथ ही उनकी गरिमा भी नहीं रखते और बात बात पर उनकी बेइज्जती करते हैं। और जब यशोधर बाबू ने उनसे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तो उनका अपमान कर देते हैं और हाथ नहीं मिलाते हैं। तो इस प्रकार से चड्ढा का व्यक्तित्व अच्छा नहीं है और उससे दृढ़ता वो अपमान करते हैं। तो ये देखो, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर इस प्रकार से व्यवहार करेंगे। तो यशोधर बाबू के बच्चों का उज्ज्वल पक्ष कौन सा है। अब क्या है, उनका जो नकारात्मक पक्ष तो ये था कि अपने पिता की बात नहीं मानते हैं, उनसे सलाह नहीं लेते हैं, उनका वेतन आता है तो वेतन अपने पिताजी के हाथ पर नहीं रखते। तो ये तो उनका व्यवहार हो गया नकारात्मक। अब क्या है, हर इंसान में सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं। अब उनमें सकारात्मक पहलू क्या है, देखो यहाँ ज़रूरी नहीं कि उज्ज्वल आए, यहाँ सकारात्मक भी आ सकता है, ठीक है, अच्छी बातें भी आ सकती हैं। तो ध्यान रहे, हमें हर तरह से तैयार रहना है। यशोधर बाबू के बच्चे बड़े प्रतिभाशाली और मेहनती हैं, वे अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल के आगे बढ़े हैं। लड़का एक विज्ञापन कंपनी में 1500 रुपये कमा रहा है। दूसरा लड़का एलाइड सर्विस में चुना गया, लेकिन वह अच्छी नौकरी पाने के लिए दोबारा पढ़ रहा है। तीसरा लड़का स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए अमेरिका पहुंच गया है और उनकी बेटी है लेडी डॉक्टर की ऊंची पाने के लिए अमेरिका जाना चाहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी बच्चे उन्नति के मार्ग के ऊपर अग्रसर है। उन घर में गैस, फ्रिज, सोफा, कालीन आदि सुविधाएं जुटाना चाहते हैं। अब ध्यान देंगे, देखो भाई, यशोधर बाबू के जो बच्चे हैं बड़े प्रतिभाशाली और मेहनती है, मेहनत के बल पर ही वह आगे बढ़े हैं। यानी उनका जो बड़ा लड़का है एक विज्ञापन कंपनी में काम करता है, उसे महीने के 1500 रुपये मिलते हैं, ठीक है। जो उनका दूसरा लड़का है तो 1500 रुपये ले रहा है कि विज्ञापन कंपनी में काम कर रहा है। दूसरा लड़का है एलाइड सर्विस में चुना गया है, लेकिन वह और आगे पद पाने के लिए आगे की पढ़ाई कर रहा है। तीसरा लड़का स्कॉलरशिप प्राप्त करके पढ़ने के लिए अमेरिका गया है, ठीक है। अब उनकी बेटी, ये तो इनके 3 लड़के थे, इनका हो गया। अब उनकी बेटी है, वो क्या है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर डॉक्टर बनना चाहती है और क्या है, अमेरिका जाकर पढ़ना चाहती है। तो सभी बच्चे उन्नति के मार्ग पर हैं भाई। और क्या है, कोई रिश्वत नहीं देकर लगे हुए हैं, अपनी मेहनत और अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़े हैं। और वो क्या है, घर में सारी सुख सुविधाएं करना चाहते हैं जो आधुनिक ज़माने में होती है, और पूरी लगन और मेहनत से नौकरी प्राप्त करके अपने एक आधुनिक जीवन जीना चाहते हैं। तो ये उनका क्या है, एक अच्छा पक्ष है, उज्ज्वल पक्ष है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ तक चलो चलते हैं। अब यशोधर बाबू के बच्चों का मलिन पक्ष क्या है, मलिन की जगह नकारात्मक भी आ सकता है, ध्यान रखेंगे नकारात्मक पक्ष कौन सा है।
तो देखें यशोधर बाबू के, भले ही यशोधर बाबू के बच्चे बड़े प्रतिभाशाली और मेहनती है, लेकिन उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। वे न पिता का मान रखते हैं, न रिश्तेदारों को, न धर्म समाज को, बल्कि वे बात पर अपने पिता का अपमान करते हैं। पिताजी की सलाह के बिना ही सिल्वर वेडिंग पार्टी का आयोजन कर देते हैं। साथ ही वे चाहते हैं कि उनके पिता हर बात पर उनका सहयोग करे। भूषण अच्छी नौकरी प्राप्त पाकर भी कुछ नहीं देता है। वह हमेशा अपने घर में अपने पैसों की दोस्त जमाता रहता है। पिता को अपमानित करते हुए कहता है कि घर में कोई नौकर रख ले, इसका जिसका वेतन वह स्वयं दे देगा। उपहार के रूप में गाउन देकर कहता है कि पिता फटा हुआ गाउन पहनकर दूध लेने न जाए। इस प्रकार उनकी लड़की स्वयं बेढंग कपड़े पहनती है और पिता पर टोकने पर झिड़क देती है। यही नहीं, बच्चों के मन में रिश्तेदारों के सगे संबंधियों का कोई लगाव नहीं है। बुआ को पैसे भेजने में आनाकानी करते हैं और धर्म तथा समाज के काम में भाग नहीं लेते हैं। उनमें न तो अच्छे संस्कार है और न ही मान्य मूल्य। उनके मन में केवल पद, प्रतिष्ठा, पैसे का मोह है। अब ध्यान दीजिए, समझ में तो आपको आ गया होगा। अब देखिए जो उनके यशोधर बाबू के बच्चों का जो व्यवहार है, यानी एक तो ये है उनका उज्जवल पक्ष, तो ये है कि उन्हें प्रतिभा है, मेहनती हैं, मेहनत करके वो अपना कैरियर भी उन्होंने बना लिया। अब उनका नकारात्मक या मलिन पक्ष क्या है, वो अपने पिता का सम्मान नहीं करते हैं, न रिश्तेदारों को चाहते हैं, न धर्म समाज को मानते हैं। वो बात बात पर अपने पिता का अपमान करते हैं। उनका बेटा है भूषण, जो बड़ा बेटे का नाम भूषण है, वो पिता के हाथ पर अपना वेतन नहीं रखते हैं और बल्कि बात बात पर ये कहते हैं कि आप एक नौकर रख लो जिसका वेतन मैं दे दूंगा। गिने अपने पैसे की दोस्त जमाता है। और जब उनके पिता फटा गाउन पहन के जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप फटा हुआ गाउन पहनकर दूध लाने न जाएं, नया गाउन दे दे कि इसे पहनकर आप दूध लेने जाएं। कहने का अभिप्राय ये है कि अब वो बुजुर्ग है तो भाई उन्हें खुद दूध ले आना चाहिए, ठीक है ना, सुबह जल्दी उठ के वो भी तो ला सकते हैं। इस तरह से अगर हम अपने घर के दृष्टि से देखें तो कह सकते थे कि पिताजी आप दूध न लाएं, मैं ले आऊँगा, ठीक है। और वो सगे संबंधियों को नहीं चाहते। इसकी बुआ को जब उनके पिताजी पैसे देते हैं तो वो मना कर देते हैं कि आप उन्हें पैसे क्यों भेजते हो, उनके फूफा जी बीमार रहते हैं, फिर भी वो किसी की मदद नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार से वो पद और प्रतिष्ठा, पैसे तो के प्रति मोह है उनका, लेकिन उनमें अच्छे संस्कार नहीं है, वो किसी भी यानी मानवीय मूल्य नहीं है, किसी की मदद नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार से उनका ये नकारात्मक पक्ष है। आगे बढ़ते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी अपने पति से प्रतिकूल व्यवहार क्यों करती है? भाई पति है के प्रति यशोधर बाबू की पत्नी प्रतिकूल व्यवहार क्यों करती है? देखिए कितने प्रश्न रहते हैं भैया, अभी तो रहते हैं, कोई बात नहीं, हम ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। वैसे इसमें समझने की इतनी आवश्यकता नहीं है, आप कर लोगे, लेकिन फिर भी देखें। आरंभ में यशोधर बाबू की पत्नी संयुक्त परिवार के बंधन में रहना पड़ा। वह न तो जीवन के सुख को भोग सकी और न ही जीवन का आनंद ले सकी। यशोधर बाबू अपनी बूढ़ी ताई के समान उसे खाने पहनने को नहीं दिया। वे अपने यौवन काल को खुलकर भोग नहीं कर पाई। वह अपने पति परंपरावादी विचारों का विरोध करती है। इस बात का दुख है कि उसका पति बूढ़ों जैसी बातें करने लग गया है। एक स्थल पर वह कहती, तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे, शादी के बाद तुम्हें तो क्या नहीं देखा, हफ्ते हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखने जाते थे, 2-2 सिनेमा, गज़ल गाते थे। इस प्रकार देखते हैं कि यशोधर बाबू की पत्नी आधुनिक सुख सुविधाओं को भोगना चाहती है, वह पुराने मूल्यों से चिपकना नहीं चाहती है, और उनके पति जब पुराने मूल्यों से चिपकते हैं तो उसका विरोध करती है। तो इसमें कहा गया कि यशोधर बाबू की पत्नी जब शादी करके घर में आई थी तो उन्हें क्या है, उनकी यशोधर बाबू की जो बूढ़ी ताई थी उसी के समान उन्हें खाने पीने का मिलता था, उसी के कपड़े पहनने पड़ते। तो इस तरह से उस जो जवानी में जो सुख भोगना चाहिए था, भी अच्छे कपड़े पहनना, घूमने फिरने जाना, अच्छा खाना खाना, तो वो ये नहीं कर पाई क्योंकि वो संयुक्त परिवार में रहती थी। तो इसलिए उनके अंदर कहीं ना कहीं ये हीन भावना है कि मैंने अपने उस समय को क्यों गवा दिया, ठीक है। तो इस तरह से उपालंबी यानी उल्हाना देती है यशोधर बाबू को कि तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थी, शादी करके मैं जब आई थी तुम तो 2-2 सिनेमा देखने जाते, यानी तुम तो अपने गज़ल भी गाते थे, सिनेमा भी देखते थे, अपना जीवन तो तुमने सुख से भोगा, लेकिन मेरा नहीं, मेरा तो ऐसे ही कट गया। लेकिन अब मैं आपके नियमों पर नहीं चलूँगी, आपके इन पुराने संस्कारों पर नहीं चलूँगी, मैं भी आधुनिक इन्हें बच्चों के हिसाब से चलूँगी। तो ये इसका कारण प्रतिकूल व्यवहार इसलिए करती थी कि यशोधर बाबू से अभी भी पुराने ज़माने में ही रखना चाहते थे।
सिल्वर वेडिंग पार्ट के आधार पर यशोधर बाबू के साथ समय के साथ ढल जाने में असफल रहते हैं। ऐसे क्यों? भाई सिल्वर वेडिंग जो पार्ट के जो नायक है यशोधर बाबू, वो समय के साथ ढल नहीं पाए, असफल हो जाते हैं, मतलब कि वो अपने आप को बदल नहीं पा रहे। ऐसा क्यों? क्या कारण है भाई? वो अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं। यशोधर बाबू आजीवन किशनदा के आदर्शों का अनुसरण करते रहे हैं। वे अपने परिवार को भी अपने उसी संस्कार में ढालना चाहते हैं, परंतु सच्चाई भूल गए कि जमाना बदल गया है। उनकी पत्नी नए जमाने के अनुसार चलना चाहते हैं, परंतु यशोधर बाबू अपने पुराने संस्कारों तथा प्रौढ़ावस्था के कारण नए जमाने का स्वागत नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि आधुनिक पहनाव पश्चिमी रंग ढंग से प्रभावित, इसलिए वे समय के साथ ढलने में असमर्थ रहते हैं। मतलब ये है कि वो किशनदा बताया था ना कि शुरू में पाठ में कि किशनदा ने ही उन्हें जॉब दिलवाई थी, आर्थिक उनकी मदद भी की थी, उन्हें कपड़े भी दिलवाए थे, तो हमेशा वो किशनदा को अपना आदर्श मानते हैं। ठीक है, वो उनके अपने पुराने संस्कारों पर चलते हैं, लेकिन उनकी पत्नी बच्चे नए संस्कारों पर चलती हैं। इसलिए क्या है कि दोनों में क्या द्वंद्व चला हुआ है, तो वो अपने घर में बेगाने से रहते हैं और वो पुराने आदर्शों पर ही चिपक कर जीना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चे इस बात का विरोध करते हैं। तो उनकी क्या है, वो पुराने रंग ढंग में होने के कारण और नए चीज़ों को अपनाने में असमर्थ है। ठीक है, सिल्वर वेडिंग के पाठ के आधार पर स्पष्ट किया यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल जाने में सफल होती है। अब क्या है, जो सिल्वर वेडिंग पार्ट है, इसमें यशोधर बाबू की पत्नी क्या है, वो समय के साथ ढल जाती है। भाई वो पुराने विचारों को त्याग देती है और नए विचार में ढल जाती है। ऐसा क्यों? ठीक है, यशोधर बाबू की पत्नी यौवन काल जीवन से असंतुष्ट रही है, संयुक्त परिवार में बंधनों में रहना पड़ा है। वो मन मर्जी से न खा सकी न पहन सकी, उनका शौक पूरा नहीं हुआ, इसलिए अब वो बच्चे जमाने के अगर शुरू हैं तो वह बुरे सुर में सुर मिला करना शुरू कर देती है। वह सफ़ेद बालों में खिजाब लगाती है, ओठों पर लाली लगाती है, ऊंची एड़ी के सैंडल पहनती है। इस प्रकार समय के अनुसार ढल जाती है, यहाँ तक कि वे अपने सभी बच्चों से उनका साथ देते हैं। कहने का अभिप्राय है कि जब यशोधर बाबू की जब पत्नी का जब विवाह हुआ तो यौवन काल में से वो असंतुष्ट रहे हैं। क्यों रहे हैं भाई? उसे तो पूरे संयुक्त पूरे बड़े परिवार में रहना पड़ा, न मन मर्जी से खा सकती थी न पहन सकती थी, उन्हें उनका शौक पूरे नहीं हुए। अब वो क्या है, बच्चों के सुर में सुर इसलिए मिला रही है क्योंकि अब वो आधुनिक जीवन जीना चाहती है और उनके बच्चे भी उनका क्या है, साथ देते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा अच्छा जीवन जिए और एक आधुनिक ज़माने से जिए। वो क्या है, सफ़ेद बाल हो गए तो भाई खिजाब भी लगाती है, ओठों पर लिपस्टिक लाली बोल रहे हैं लिपस्टिक लगाती हैं, ऊंचे एड़ी के सैंडल पहनती हैं। तो इस प्रकार से उनके बच्चे भी उनका मतलब हाँ में हाँ मिलाते हैं, भाई अच्छा है, ऐसे ही जीना चाहिए। लेकिन क्या है, वो उनके पति यशोधर बाबू उनका विरोध करते हैं। क्या पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना कहा जा सकता है? तर्क सहित बताइए। भाई देखो, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। मैं ये कहती हूँ कि वेरी वेरी IMP लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी जब पेपर जो चेक करने वाला है, एग्जामिनर है, आपकी राय जानना चाहता है कि आपके विचार कैसे हैं, किस तरह से। अब ये तो नहीं कि आप 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे आपने जो लिखा और छाप दिया, लेकिन आपकी जो एक IAS का जो पेपर बनता है, मैं बिल्कुल तो ये नहीं कहती कि 100% वैसा ही होगा आपका पेपर, लेकिन आपका पेपर तर्क के आधार पर होगा। किस कहानी को, किस घटना को आप किस तरीके से सोचे हो, आपकी सोचन शक्ति, आपकी तर्क शक्ति कैसी है। ठीक है, तो अब देखेंगे। निश्चय इस कहानी के पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को चित्रित किया गया है। लेखक ये स्पष्ट करना चाहता है कि पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण करने के कारण हम भारतीय अपनी संस्कृति को त्याग चुके। हमारे लिए रिश्तेदारी, परंपरा, वेशभूषा, तेज द्वारा कोई मूल्य नहीं है। यही नहीं है कि मंदिर जाना, संध्या वंदना करना आदि सब पसंद नहीं है। इसके स्थान पर हम सिल्वर वेडिंग पार्टी करना, केक काटना, जींस टॉप पहना आदि उचित मानते हैं। यशोधर बाबू अभी भी भारतीय संस्कृति का पक्ष लेते हैं और पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करते हैं। प्रस्तुत कहानी में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से उन्हें उत्पन्न संघर्ष को दिखाया गया, यह भी कहानी की मूल संवेदना है। कहने का अभिप्राय है, ये भी आपने पाठ पढ़ा है और हम पढ़ भी रहे हैं, तो मतलब कि कहीं ना कहीं उनके बच्चे हैं, मतलब ये एक कहानी के माध्यम से हमारे समाज का कटु सत्य दिखाया गया। हालांकि ये बिल्कुल पता नहीं हो या नहीं है, ये सत्य पर आधारित है या नहीं है, लेकिन हमारे ये सामाजिक सत्य है। ठीक है, ये हमारे समाज का सत्य है, ये व्यक्तिगत तो हो या ना हो, लेकिन हमारे समाज का सत्य है कि आज के ज़माने के जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो क्या चाहती है कि नए ज़माने की तरह सिल्वर वेडिंग पार्टी मनाना, केक काटना, जींस टॉप पहनना पसंद करती हैं। लेकिन जो पुराने की नहीं, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जैसे मंदिर जाना,
संध्या वंदना यानी पूजा पाठ करना, रिश्तेदारों की मदद करना, रिश्तेदारों का हालचाल पूछना, तो ये उनको क्या खलता है, ये उनको पसंद नहीं है, ये व्यर्थ का काम उनको लगता है। अब क्या ये भाई किसी की मदद नहीं करना, किसी के हालचाल नहीं पूछना, दुख सुख में उसका साथ नहीं देना, एक तरह से पाश्चात्य संस्कृति हमारे विदेशों में ही होता है, किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी मस्ती मस्त रहना, तो वही है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है कि हम क्या करते हैं कि हम दुख सुख में साथ निभाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इस कहानी में पूरा प्रभाव पाश्चात्य संस्कृति का है। क्या पीढ़ी के अंतराल को सिल्वर वेडिंग की मूल संवेदना कहा जा सकता है? तर्क सहित बताइए भैया। क्या पीढ़ी का अंतराल, अंतराल मतलब कि ये है कि जैसे एक ये युवा पीढ़ी है, एक क्या है बुजुर्ग पीढ़ी है, तो इसमें जो गैप आया है, इसमें जो समय का जो परिवर्तन रहा है कि देखो जो अब आज से यूँ लगा ले, आज से हमारे 50 साल पहले हमारी ज़िंदगी जो हमारे बुजुर्गों की कैसी थी, अब कैसी है, अब आने वाले समय में कैसी होगी, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे हैं। तो उसमें क्या है, जब दो पीढ़ियों का जब टकराव होता है, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की, तो उनकी विचारधारा और उनकी हर चीज़ का बदलाव होता है। तो ये युवा पीढ़ी पुरानी परंपरा को नहीं मानती है, और जो नई पुरानी पीढ़ी वो नई परंपरा को नहीं मानती है। कुछ ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो तालमेल बैठा लेते हैं, कुछ नहीं बैठा पाते हैं, तो ये इस कहानी में दिखाया गया है। तो अब हम ध्यान से पढ़ेंगे। वस्तुतः पीढ़ी का अंतराल ही इस कहानी की मूल संवेदना है, यानी इस कहानी का आधार ही ये है, मूल संवेदना यही है कि क्या है, पीढ़ी का अंतराल है, यानी समय का अंतराल है, समय का फर्क है। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके बच्चे नई पीढ़ी का। अब यशोधर बाबू है, उनके पिताजी हैं, तो पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और बच्चे हैं वो नई का करते हैं। यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं का निर्वाह करना चाहते हैं, वे पुरानी ही जो नियम उसी को अपनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पारिवारिक सामाजिकता, होली, रामलीला, रिश्तेदारी आदि सब निभाए। वो होली भी मनाना चाहते हैं, रामलीला भी, रिश्तेदारी भी निभाना चाहते हैं, और सादा जीवन जीना चाहते हैं। बच्चों से ये चाहते हैं कि वे अपने बड़ों का सम्मान करें। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़ों का सम्मान करें, कुछ भी काम करने से पहले उनकी सलाह लें, वेतन लाए तो उनके हाथ पर रखें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके विपरीत नई पीढ़ी की भौतिकता को महत्व दे। भाई नई पीढ़ी है वो क्या है, भौतिक जीवन जीना चाहते हैं, सुख भोग कर जीना चाहती हैं, वो न किसी कहें कि मतलब अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, किसी की रोक टोक उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ये रिश्तेदारों की अपेक्षा आर्थिक विकास को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। भाई रिश्तेदार अपनी एक तरह से देखा जाए रिश्तेदारों को इग्नोर करते हैं, मतलब किनारा करते हैं कि वो अपनी बस आर्थिक विकास करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। पुरानी परंपराओं और संस्कारों को व्यर्थ मानते हैं, बेकार की बातें ये तो। यहाँ तक कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की अपने रंग ढंग में ढालना चाहते हैं, यानी ये चाहते हैं कि उनके पिताजी भी हमारी पीढ़ी नहीं हमारे रंग ढंग में ढल जाए, हमारी तरह ही जिंदगी जिए। अतः सिल्वर वेडिंग में इन दो पीढ़ियों के संघर्ष का सजीव वर्णन किया गया। भाई संघर्ष तो हो रहा है, यशोधर बाबू नई विचारधारा को नहीं अपना रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को नहीं अपना रहे हैं, बच्चे हैं वो पुरानी को नहीं अपना रहे, तो इसलिए घर में क्या द्वंद्व चला हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। सिल्वर वेडिंग के कथानक यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा इनके विचारों को अपनाना ही उचित है। ये कथन पक्ष विपक्ष में, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहोगे मैम आप तो बार बार में, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो भाई जहाँ तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष की बात होती है तो वहाँ प्रश्न ज़्यादा बनने के चांस रहते हैं। तो इसलिए ये प्रश्न इसलिए महत्व कि इसमें आपका पक्ष जाना गया है कि आप इस बात से सहमत है नहीं सहमत है। देखिए तो पढ़ेंगे इसको। किसी भी दृष्टि से यशोधर बाबू का व्यक्तित्व आदर्श नहीं है। अब आपको बड़ी हैरानी होगी, अब तक थोड़ी बहुत उसकी तारीफ भी हो रही थी, लेकिन अब क्या है, अब उनकी तारीफ बिल्कुल नहीं होगी। ध्यान से देखेंगे आप, सुनेंगे। वे भले ही पुरानी संस्कारों और परंपराओं से चिपके हुए, न तो उनकी पत्नी उनकी बात सुनती है न उनके बच्चे में बात तो भाई सही है। जब हम किसी को बता रहे भाई ये करो वो करो, अगले इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें वहाँ पर बोलना नहीं चाहिए, हमें वहाँ चुप ही रहना चाहिए। लेकिन क्या ये थोपते हैं, अपनी पत्नी से भी थोपते हैं, तुम ये कपड़े मत पहनो, ऐसे मत करो, अपने बच्चों पर भी थोपते हैं, लेकिन बच्चे उसका कहना ही नहीं मानते, उसकी इज्जत ही नहीं करते हैं। यहाँ तक कि वे अपने परिवार दफ्तर समाज में अकेले पड़ जाते हैं, यानी दफ्तर वाले भी उनका कहना नहीं मानते हैं। अब वो बिल्कुल अकेले हो गए। किसनदा के आदर्शों पर चलना चाहते हैं और नए तौर तरीकों को अपनाने पूर्णतः असमर्थ है। अब वो किसनदा जो क्या उनका देहांत हो चुका है, उनकी परिपाटी अपनाए हुए हैं और वो नए तौर तरीकों को अपनाने पूर्णतः असमर्थ है, मतलब बिल्कुल ही
अच्छा नहीं लगता उनको। वस्तुतः उनका आचरण व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली नहीं है, नहीं उनके अब क्या है, आपका कोई कहना ही नहीं माने, आपके अनुसार कोई नहीं चले और आप अपने अपने मतलब अपनी अपनी गा रहे हो, तो ये क्या है, प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं है। वे अपने बच्चों में अपनी सोच भर सके, वे समय से पिछड़ चुके, यानी अपने बच्चों में वो अपनी सोच नहीं भर पाए हैं, असमर्थ रहे हैं। वो क्या है, पुराने ही जो परंपराओं से चिपके हुए हैं, प्राचीन तथा नवीन में सामंजस्य नहीं बैठा सके। भाई न तो क्या है, अब थोड़ी बहुत ये तो सही था, सामंजस्य मतलब ये है कि वो थोड़ी सी बात क्या है पुरानी मान लेते, थोड़ी सी नहीं मान लेते, तो सामंजस्य हो जाता, कुछ बात बच्चों की मान लेते, कुछ अपनी मनवा लेते, तो क्या है घर में क्या द्वंद्व नहीं होता, वे परिवार में आपसी प्रेम भाव बना रहता। यदि वे ऐसा करने में सफल होते तो यशोधर बाबू एक आदर्श कथानायक कहलाते। मतलब कि इसमें कथानायक मतलब आज जैसे फिल्मों में आप हीरो देखते हो ना, तो वही है, इसमें यशोधर बाबू इस फिल्म का हीरो है, इस कहानी का कथानायक इसलिए कहा गया है। तो हिंदी में इसको नायक बोलते हैं, हिंदी में अंग्रेजी में उसको हीरो बोलते हैं। तो वो किसी भी तरह से आदर्श व्यक्ति तो उनका नहीं है। अगर वो अब न तो उसकी बच्चे इज्जत करते हैं, न पत्नी इज्जत करती है, वो क्या अकेले पड़ जाते हैं, न दफ्तर में उनकी इज्जत हो पाती है, क्योंकि वो बिल्कुल पुराने विचारों से किस्मदार जो मतलब जिनका देहांत हो गया उन्हीं की परंपरा पर चले हुए हैं। तो ये आदर्श व्यक्ति तो उनका नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यशोधर बाबू की वाहन से संबंध विचारधारा को, भाई वाहन मतलब कि ये कि जैसे वाहन आप सब समझ गए, व्हीकल जिसको आप बोलते हो, जैसे गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, बाइक तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारा हिंदी का पेपर है, हम मोटरसाइकिल ही लिखेंगे, ठीक है। और जो साइकिल है ये उनकी विचारधारा कैसी है, इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं, ठीक है। तो अपने विचार क्या, भाई पाठ के अनुसार ही हम लिख पाएंगे भी कैसा था उनका व्यक्तित्व। तो यशोधर बाबू की वहाँ संबंधी विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। यशोधर बाबू सदा ही दिखावे से दुनिया से दूर रहे, भाई वो दिखावे कि में नहीं, वो अपने सहज जीवन जीते हैं, वो अधिक खर्च भी नहीं करते हैं, जहाँ तक हो सकता है पैदल जाना पसंद करते हैं, और कभी कभी क्या है वो साइकिल पर साग सब्जी ले आते हैं। किंतु अब उनके बच्चे युवा हो गए, लगता है कि वो कहते हैं कि आप पिताजी आप साइकिल मत चलाओ, साइकिल तो क्या चपरासी चलाते हैं, अब कोई नया स्कूटर ले लो। किंतु उनका मानना है कि स्कूटर बेहुदा सवारी है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, यानी कि क्या है वो स्कूटर पर खर्चा नहीं करना चाहते, बेहुदा सवारी है। और वो क्या है पैदल ही, आमतौर पर पैदल ही जाते, कभी कभार साग सब्जी लाने साइकिल पर चले जाते। तो ये उनके वाहन से संबंधित विचार हो गए। तो इस प्रकार से देखें यशोधर बाबू का स्वभाव कैसा था, भाई उनका स्वभाव क्या है, सादगीपूर्ण था, फटाफुलोर पहनकर वो दूध लेने चले जाते थे, इसमें कोई दहेज की मिली घड़ी भी पहनते थे। बार बार वही प्रश्न आ रहे हैं डीडीए के फ्लैट के लिए, उन्होंने पैसे नहीं भरते, वो आलिशान जीवन जीना नहीं चाहते, सादा जीवन जीना चाहते हैं, ठीक है। तो ये छोटे प्रश्न हैं, तो मैंने यही है कि उनका बस प्रश्न वही है, उनको शॉर्ट तरीके से लिखा गया है। आप कहो तो मतलब मैं शॉर्ट भी पढ़ा दूँ, लेकिन मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूँगी, जिसके पास ये प्रश्न नहीं है तो वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़कर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सअप लिंक भी डाउनलोड करें, व्हाट्सअप लिंक पर आप मेरे से वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं, किसी प्रश्न से संबंधित आपको डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।